बताओ बताओ जल्दी से। हाँ सर। गैसियस स्टेट में हम लोग रियल गैस का इक्वेशन डिराइव कर लिए थे लास्ट क्लास में, याद है तुम लोगों को? वंडर वाल्स गैस इक्वेशन, वंडर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस। क्या था इक्वेशन, बता सकते हो? उसको हम लोग दो फॉर्म में लिखे थे। पहला था एक मोलर वॉल्यूम के टर्म में था, एक नॉर्मल वॉल्यूम के टर्म में था। तो एक था P प्लस, हम लिख रहे हैं ठीक है, A इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? और क्या था बताओ, तुम लोग खुद ही बताओ। V माइनस एन बी एन बी। इज इक्वल टू एन आर टी। ये फर्स्ट फॉर्म था जहां पे हम लोग नॉर्मल वॉल्यूम के टर्म में डिस्कशन कर रहे थे। यस और नो? और दूसरा मोलर वॉल्यूम के टर्म में था। मोलर वॉल्यूम के टर्म में क्या था? P प्लस A बाय वीएम स्क्वायर। VM का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर VM माइनस बी। बी। B और इक्वल टू RT। यही था ना, जहाँ पे VM क्या होता है? VM मोलर वॉल्यूम है, डेट इज इक्वल टू V बाय N। बात समझ रहे हो? तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग बस मोलर वॉल्यूम के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिए। तो ये हमारा रियल गैस का इक्वेशन है। ठीक है, और आइडियल गैस जो होता है वो इसी का एक स्पेशल केस होता है। अब यहाँ पे तुम लोग को ये ये बता दिए थे ना कैसे आया था, डिराइव तो करने बता दिए थे हम लोग, लास्ट क्लास में डेरिवेशन किए थे इसका। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर और प्रेशर करेक्शन फैक्टर, उन दोनों के एक्सप्रेशन निकालते थे, बताया गया था। यस सर। चलो अब यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग गैसेस का एक Z वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। बार अच्छे से इस ग्राफ को देखो तुम लोग। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं P प्रेशर। अब तुम लोग को पता है कि आइडियल गैस अगर होता है तो आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 होता है ना? यस और नो? यस सर। यस तो सर। ये वाला लाइन जो है ये आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करेगा। अब रियल गैस के केस में Z का वैल्यू क्या होता है? रियल गैस में Z नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो Z 1 से ग्रेटर भी हो सकता है और Z 1 से लेस देन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ कुछ गैसेस का हम यहाँ नेचर ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस के केस में हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम गैस के केस में अगर लोगे तो ये कुछ इस टाइप का नेचर आता है। देखो, हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रेशर का तुम कुछ भी वैल्यू लो, ठीक है, प्रेशर का कुछ भी वैल्यू हो, वो हाइड्रोजन गैस के केस में देखोगे जेड का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। नाइट्रोजन गैस के केस में अगर देखोगे तो नाइट्रोजन गैस गैस के केस में भी कुछ इसी तरह का आता है, जेड का। नाइट्रोजन गैस के केस में भी देखोगे तो तुम प्रेशर कुछ भी लो, जेड का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन कुछ कुछ गैसेस जैसे कि CH4 हो गया, CH4 के केस में क्या होता है ना कि लोअर प्रेशर पे जेड का वैल्यू लेस देन 1 होता है, और हायर प्रेशर पे जेड का वैल्यू, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है जेड का वैल्यू क्या होता है, ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ये एक्सप्लेन करेंगे अभी ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह CO2 गैस के लिए देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ये यही चीज है कि लोअर प्रेशर पे इसका, जब प्रेशर लो है, देख रहे हो, इन दोनों गैसेस के लिए CH4 CO2 इस टाइप के गैसेस के लिए जब प्रेशर लो है तो जेड का वैल्यू क्या है, 1 से नीचे है ना? दिख रहा है ग्राफ में, साफ साफ दिख रहा है। जब लोअर प्रेशर रेंज है तो जेड का वैल्यू इसका कम है, जैसे जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होते जा रहा है तो इसका जेड का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया। ये ग्राफ अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू लेस देन 1 है, और ये सभी गैसेस के लिए हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। इसको ड्रॉ करो, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। कर लिया ड्रॉ? यस सर।
चलो अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू लेस देन 1 क्यों आ रहा है एट लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर पे इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करेंगे। तो कौन कौन से गैसेस के लिए ऐसा हो रहा है? ये जो पोलर गैसेस मोस्टली जो होते हैं, पोलर मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके, जिसमें पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये सारे गैसेस हैं, अमोनिया, जो इजिली लिक्विफाई हो सकते हैं गैसेस। ठीक है, तो जैसे अमोनिया गैस होता है, CO2 गैस होता है, CH4 गैस होता है। ठीक है, तो ये सभी गैसेस के लिए क्या है, लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू जो है लेस देन 1 होता है। प्रेशर अगर कम रहेगा तो जेड का वैल्यू लेस देन 1 है। अब इसको अब हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, हमारा इक्वेशन जो था उसी से हम लोग रियल गैस के इक्वेशन से इसको प्रूव करने वाले हैं। तो रियल गैस का इक्वेशन क्या है हमारा, P+A/VM²। ठीक है, और इनटू VM-B और इक्वल टू RT, यही वाला इक्वेशन है हमारा। ठीक है, अब देखो, जब प्रेशर लो है, प्रेशर का वैल्यू बहुत कम है, लो प्रेशर, तो उस समय मोलर वॉल्यूम क्या होगा? जब प्रेशर बहुत लो होगा तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा बहुत ज्यादा। यस सर, नो? यस सर। प्रेशर वेरी लो है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। और वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा हाई होगा, तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि मोलर वॉल्यूम जो होता है ना, बहुत ज्यादा हाई होने का मतलब कि वो बी के वैल्यू से, बी जो कांस्टेंट होता है, जो वॉल्यूम बी किसकी वजह से आता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। एक मोल, एक मोल अगर उस गैस मॉलिक्यूल का लोगे तो वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसी को तो बी बोलते हैं ना हम लोग, याद है पिछले क्लास में किए थे। यस और नो? यस सर। यस सर। तो जब प्रेशर बहुत लो होगा तो मोलर वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। और मोलर वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा हाई होगा ना, तो हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं कि VM इज मच मच ग्रेटर देन बी। उस बी के वैल्यू से जो होता है VM का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, VM-B दैट इज नियरली इक्वल टू VM लिख सकते हैं इस केस में। बताओ, क्योंकि VM अगर B से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो VM में B अगर सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो नियरली VM के बराबर ही आएगा। एग्जैक्टली नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, नियरली बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, P+A/VM²। ठीक है, और इनटू इधर VM-B की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सिंपली VM पुट कर सकते हैं, और इक्वल टू RT। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बोलो जल्दी, आवाज नहीं आ रहा है किसी का? हेलो? हेलो? आवाज आ रहा है क्या? एक मिनट रुकना, देखो स्क्रीन दिख रहा है, रिप्लाई करो, नहीं तो पता नहीं चलता है। हाँ सर, दिख रहा दिख है। रहा है ना? चलो ठीक है। आ, हाँ, तो ये हम VM-B की जगह हम VM सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो P × VM आ गया, प्लस VM को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, A/VM सिंपली बच जाएगा। देख लो, कोई दिक्कत? नो सर। और यहाँ पे इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको RT, लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, P का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो चलो इसको हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, RT से डिवाइड कर दे रहे हैं सब जगह। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जो आया, RT से सारे टर्म में, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो RT से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, PVM/RT। और इधर क्या आ जाएगा ये, सॉरी, यहाँ पे प्लस
ए वी एम बाय आर टी आएगा, और यहाँ पे आर टी से डिवाइड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो बोलो। सर। अब पी वी एम बाय आर टी को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जेड से रिप्लेस कर सकते हैं। जेड यही तो होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू पी वी एम बाय आर टी, होता है नहीं? तो पी वी एम बाय आर टी की जगह हम लोग पुट कर दिया जेड। अब उधर देखो, उस साइड बचा है 1, और इसमें हम लोग ये वाला टर्म जो है सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ देखो क्या आ गया, ए बाय वी एम आर टी। अब ये देखो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें देखो 1 में हमेशा ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट होगा। ए कोई कांस्टेंट है, वंडरवाल कांस्टेंट, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। वी एम मोलर वॉल्यूम, ये भी पॉजिटिव होगा। आर भी पॉजिटिव वैल्यू है, टेम्परेचर भी पॉजिटिव वैल्यू है, आर और टी ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू है 1 में, जब ये सारा टर्म अगर पॉजिटिव है तो 1 में कोई पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो z का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा या नहीं, बताओ। z लेस देन 1 होगा या नहीं, देख लो। z में क्या हो रहा है, ये सारा पॉजिटिव वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट करोगे ना हमेशा, क्योंकि r पॉजिटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव है, मोलर वॉल्यूम पॉजिटिव है, और a जो कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव है। तो ये पूरा ओवरऑल टर्म पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि z का वैल्यू अगर 1 में कोई पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो z का वैल्यू 1 से तो कम ही रहेगा हमेशा। यस और नो? तो यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था कि लो प्रेशर पे ये सभी गैसेस के लिए, लो प्रेशर अगर है तो उस समय क्या होगा, z का वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी लेस देन 1। कोई दिक्कत? ये डायरेक्ट तुम लोग एक्सप्रेशन ध्यान रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? हो गया ये प्रूव। अब z का वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली किसकी वजह से लेस देन 1 हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ए की वजह से ही हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा इन्वॉल्व है, z को 1 से लेस करने में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, कौन सा कांस्टेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन में, सर ये ए। तो हम लोग इस केस में बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर, ए किसकी वजह से आता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर साइज फैक्टर। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला फैक्टर जो है ये साइज फैक्टर पे डोमिनेट कर रहा है ओवर साइज फैक्टर, ठीक है। तो z लेस देन 1 आ रहा है। अब उन्हीं सभी गैसेस के लिए हम लोग को पता है कि अगर हाई प्रेशर पे हम लोग अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर, तो उन्हीं सभी गैसेस के लिए हाई प्रेशर पे क्या होता है, z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है हाई प्रेशर पे। ग्राफ में भी हम लोग देख रहे हैं, जब हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो z का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 से ग्रेटर हो जा रहा है। अब उसको भी हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो ये देखो ये कैसे आ रहा है, तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वही रियल गैस का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, फिर उससे हम लोग डिराइव करेंगे। तो रियल गैस का इक्वेशन है हमारा P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर, ठीक है, वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब देखो हाई प्रेशर है तो प्रेशर का वैल्यू क्या है, प्रेशर वेरी हाई। तो प्रेशर अगर हाई है, ठीक है, तो उसके साथ जो ये वाला टर्म है, प्रेशर का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बाय वी एम वाला जो टर्म है, ए बाय वी एम का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा। ये बताओ, समझ रहे हो, प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई है तो ये वाला अगर एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वीएम से डिवाइड हो रहा है ना। तो वीएम से डिवाइड हो रहा है, वीएम के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो प्रेशर के टर्म में ये वाला टर्म, प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इस टर्म को रिलेट करें तो ये वाला टर्म क्या होगा, प्रेशर से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। समझ रहे हो बात, प्रेशर का वैल्यू जो है इन इससे ए बाय वी एम स्क्वायर वाले टर्म से बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। दिख रहा है ना तुम लोगों को?
तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग यूज करेंगे, प्रेशर इज मच मच ग्रेटर देन ए बाई वी एम स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर, दैट इज नियरली इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, P के बराबर। यस और नो? अब यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर की जगह सिर्फ P आ गया, और इधर क्या बचा, वी एम माइनस बी और इक्वल टू आर टी। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, देखो तुम, ये पी वी एम माइनस पी बी और इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब आर टी से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जेड के फॉर्म में हमको लाना है, तो जेड के फॉर्म में लाना, आर टी से डिवाइड कर दिए, पी वी एम बाई आर टी माइनस पी बी ए बाई आर टी और इधर 1। अब तुम लोग खुद देखो, पी वी एम बाई आर टी को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो 1, और इस एक्सप्रेशन को अगर उधर ले जाओगे 1 प्लस पी बी बाई आर टी, दिख रहा है तुम लोगों को? अब पी बी बाई आर टी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नहीं, बताओ? पीबी प्रेशर पॉजिटिव वैल्यू, आर पॉजिटिव, टेम्परेचर पॉजिटिव और बी कोई कांस्टेंट है वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये पूरा ओवरऑल टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यस और नो? यस सर। तो अगर 1 में कोई पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ऐड होगा तो z का वैल्यू क्या होगा इस केस में, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यही तो प्रूव करना था हमको, जब प्रेशर हाई हो तो वो सभी गैसेस के लिए z का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1, और लो प्रेशर पे उन सभी गैसेस के लिए z का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1। समझ में आया? तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है, ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर देखोगे प्रीवियस ईयर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हाई प्रेशर पे कौन z का एक्सप्रेशन कैसा होगा, लो प्रेशर पे z का एक्सप्रेशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एक्सप्रेशन। समझ में आया ना कैसे अप्रोक्सीमेशन लेके हम लोग कर रहे हैं? देख लो एक बार अच्छे से। लिख लियो, लिख रहे हो तुम लोग? चलो ठीक है, लिख चुके हो, दोनों फैक्टर लिख चुके हो, दोनों केस, केस 1 एंड केस 2 बोथ। चलो, अब इसमें एक और हम लोग देख रहे थे कि कुछ कुछ गैसेस के लिए प्रेशर का कुछ भी वैल्यू हो वो जेड पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी गैसेस के लिए तुम प्रेशर कुछ भी लो, वो जेड का वैल्यू जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, जेड का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा उनके लिए। ठीक है, तो फॉर कौन से गैसेस हैं, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इन सभी गैसेस के लिए z का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। ऑलरेडी हम लोग ग्राफ में देख चुके हैं ऐसा, है ना? तो इसमें क्यों ऐसा बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इन सभी गैसेस, ये सारे गैसेस जो है ना, जो तुमको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहा है, ये सभी गैसेस में वांडरवाल फोर्स का कौन सा फोर्स पाया जाता है, डिस्पर्सन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। पढ़े हो तुम लोग जो बोले थे एनसीईआरटी पढ़ने? यस सर। यस सर। तो उसमें मिला था ये टर्म, यस सर। यस सर। समझ आया तुम लोगों को? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस किस में प्रेजेंट होगा, जनरली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है जहां पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, टेम्पोररी चार्ज आता है ना वो रोटेशन की वजह से, अगर पैराग्राफ पढ़े होगे तो याद है। ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स जो है ये एक्चुअली क्या है, सबसे वीकेस्ट फॉर्म है वंडरवाल फोर्स का, है ना? जितने भी फोर्सेस होते हैं वंडरवाल फोर्स के, जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या सबसे वीकेस्ट होता है या नहीं? हाँ सर। यस तो सर। सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये। ठीक है, और जनरली ये पाया किस में जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये सारे देखो, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारे नॉन पोलर गैसेस हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर गैसेस में मेनली ये लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस ही पाया जाता है। ठीक है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो इसका मतलब इसमें हम लोग जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये हम लोग नियरली इक्वल टू क्या मान सकते हैं, 0 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वीक होता है ये सब। एक तो वंडरवाल फोर्स पहले से वीक है और उसमें भी जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें भी ये सबसे वीकेस्ट टाइप इसमें होता है, इन सभी गैसेस में होता है। तो नियरली इसको वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम लोग 0 एज्यूम कर सकते हैं, एग्जैक्टली 0 नहीं, हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेशन ही ले रहे हैं, तो नियरली 0 ले सकते हैं या नहीं, ये बताओ। अब वंडरवाल फोर्सेस अगर 0 है तो ए का वैल्यू यहाँ पे नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, बताओ।
क्योंकि A इज Yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमारा ये एक्सप्रेशन में P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो गया वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब इसमें A ही हमारा जीरो हो गया, तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? A अगर जीरो हो गया तो P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर क्या हो गया? P हो गया बस, सिंपली। यस और नो? Yes, sir. और इधर क्या बचा? वी एम माइनस बी, ये एज इट इज बचा हुआ रहेगा और इक्वल टू आर टी। अब यहाँ खुद देखो तुम लोग, वो जस्ट सेकंड केस जो था उसी टाइप का केस बन गया। मल्टीप्लाई करो पी वी एम माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। अब यहाँ आर टी से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो पी वी एम बाय आर टी, और ये क्या आ जाएगा? माइनस पी बी बाय आर टी, और इक्वल टू वन हो गया। तो पी वी एम बाय आर टी को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? जेड से, और जेड इज इक्वल टू वन प्लस क्या आ गया? पी बी बाय आर टी। देख लो, इसमें प्रेशर के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है क्या? प्रेशर का वैल्यू कुछ भी हो, जेड का वैल्यू इन सभी गैसेस के लिए हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन वन हो रहा है। यस और नो? खुद बताओ तुम लोग। Yes, sir. तो ये सभी गैसेस के लिए हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि ये नॉन पोलर गैसेस हैं जिसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस पाए जाते हैं, तो उनके लिए ए का वैल्यू जो है वो हम लोग नियरली जीरो के बराबर एज्यूम कर सकते हैं। तो जब उसको हम लोग मैथमेटिकली जब अप्रोक्सीमेशन लेके पुट करेंगे तो आ जाएगा जेड का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो ये लो प्रेशर हो हाई प्रेशर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिवली वो डेविएट करेगा, ठीक है, ग्रेटर देन वन। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं ना कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है? बताओ। इसमें साइज फैक्टर ज्यादा डोमिनेट हो गया, क्योंकि वन से ग्रेटर करने में कौन हेल्प कर रहा है इसको? बी वाला B. फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है ना यहाँ पे। इसके एक्सप्रेशन में कौन सा फैक्टर आ रहा है? बी आ रहा है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि साइज फैक्टर जो है ये ज्यादा डोमिनेटिंग है। साइज फैक्टर इज डोमिनेटिंग। कोई दिक्कत? यस और नो? तो यही सारा चीज बचा हुआ था हम लोग का। एक बार देख लो अच्छे से मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये सारा। एग्जाम में तो तुमको डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही पूछा जाएगा, कौन सा एक्सप्रेशन जो है नॉन पोलर गैसेस के लिए जेड का कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तीन चार एक्सप्रेशन तुमको दे देंगे, तो इसी फॉर्म में डायरेक्ट तुमको एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। अगर एक्सप्रेशन तुम लोग नहीं भी आता है तो तुम लोग डिराइव भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हो, जो भी आसान पड़े। डिराइव भी तो कर सकते हो ना। अब समझ में आ गया एक बार कैसे कर रहे हैं हम लोग? कर सकते हो या नहीं तुम लोग खुद से? अगर मान लो एक्सप्रेशन याद नहीं रहा तो रियल गैस के एक्सप्रेशन से डिराइव नहीं कर लोगे? Yes, sir. कर पाओगे? देख लेना, अगर एक्सप्रेशन याद रहता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि क्वेश्चंस में तुमको डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिख जाएगा। अगर एक्सप्रेशन याद है तो तुमको एक सेकंड भी नहीं लगेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। और क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस के क्वेश्चन, देखना तुम लोग, डायरेक्ट एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर तुम लोग देखना, ठीक है, रियल गैसेस में तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुमको। अगर याद रहेगा तो एक सेकंड में बना दोगे, डिराइव भी नहीं करना पड़ेगा तुमको। क्लियर हो गया तीनों केसेस जो भी हम डिस्कस किए अभी? हाई प्रेशर वाले एक और बार बता दीजिए। हाई प्रेशर वाला देख लो, प्रेशर का वैल्यू हाई है तो ए बाई वी एम स्क्वायर है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है वहां पे, वो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। पी के रेस्पेक्ट में क्या है ना, ए बाई वी एम स्क्वायर जो रेशियो आता है ना वो पी के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम हो जाएगा, तो वहां पे वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे। पी इज मच मच ग्रेटर देन ए बाई वी एम स्क्वायर। समझ रहे हो? यस सर। तो फिर वो नियरली इक्वल टू पी के बराबर हो गया, उसके बाद पुट कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो, देखो आ जाएगा। आ गया ना? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो यही सारा टर्म्स बचा हुआ था हम लोगों का। इसमें कुछ कुछ और एक दो चीज होता है, जैसा तुम लोग देखोगे सीआरटी में एक्चुअली कुछ कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर वाला टर्म होता है, वो हम बता देते हैं। एक वीरियल इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, वो एक्चुअली अभी तुम लोग को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा
वेरियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैसेस के लिए, ठीक है। ये अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब अभी जाओगे 11-12 में ना, वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब एक्चुअली तुम लोग अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो क्या मैथ्स में? बाइनोमियल पढ़े हो मैथ्स में अभी? सर पढ़े हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं है, सीरीज कैसे एक्सपैंड किया जाता है, पावर सीरीज क्या होता है उसका, इनफाइनाइट सीरीज कैसा होता है, सर वो मतलब सब पढ़। कंप्लीट तो बायनोमियल थ्योरम नहीं हुआ है अभी। चलो ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, एक्चुअली इसी से हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर वो सब डिराइव करते हैं। ये एक्चुअली डेरिवेशन ये अपने सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बताया जाता है वो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, बट बता दिया जाता है। तो अभी नहीं बताएंगे इसको, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में कभी किसी टॉपिक के साथ, या फिर जब रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का तो फिर वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। जेई मेंस तक के सिलेबस में ये नहीं है, एडवांस में कुछ कुछ पूछा जाता है, और ये एक्चुअली डेरिवेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मेनली डेरिवेशन पूछा जाता है, तो डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में जब जाओगे अपना ग्रेजुएशन अगर केमिस्ट्री से करोगे तब वहां पे बताया जाता है ये सब चीज, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ देखो, इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, ये सारा टर्म का मतलब समझ लो, ये सारे टर्म्स तुमको मिलेंगे। जैसे देखोगे क्रिटिकल टेम्परेचर एक मिलता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है ना, जैसे मान लो देखो किसी भी गैस को हमको लिक्विफाई करना है, तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक तो टेम्परेचर कम करते हैं, और दूसरा प्रेशर हाई करते हैं। हाई टेम्परेचर और लो, सॉरी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यही करते हैं ना हम लोग। गैस को लिक्विफाई अगर करना है तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो हाई प्रेशर अप्लाई कर दें या फिर लो टेम्परेचर कर दें। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हर एक गैस का जो होता है ना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। वो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं देखो, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टेम्परेचर, द क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको टीसी से डिनोट किया जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर देखोगे टी सी से डिनोट किया जाता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द टेम्परेचर एट एंड above which the vapors of the substance, या फिर एट विच हम लोग ऐसे लिख लो, वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस की जगह द गैस एट विच द गैसियस सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे लिख लो, कैनॉट बी लिक्विफाइड, कैनॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। इसको बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। एक्चुअली किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए या तो हम लोग प्रेशर हाई अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर लो करते हैं, ठीक है। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर, हर एक गैस के लिए एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर के अबव, ठीक है, या जिस टेम्परेचर पे तुम कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर दो, ठीक है, वो गैस लिक्विफाई होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात? कि एक ऐसा टेम्परेचर हर एक गैस के लिए होता है जिस टेम्परेचर पे तुम कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर दो, जिस टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर के अबव कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर दो तुम, वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है। और हर एक गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस कैसा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होगा, मिथेन गैस है उसके लिए डिफरेंट होगा, अमोनिया गैस है डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। अब इसी में एक क्रिटिकल प्रेशर भी आता है, क्रिटिकल प्रेशर, जिसको कि पीसी से डिनोट किया जाता है, और एक क्रिटिकल वॉल्यूम भी आता है जिसको
VC से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग क्रिटिकल प्रेशर क्या बोल सकते हैं कि द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस समय गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम लोग रीच कर चुके हैं, उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी प्रेशर होगा इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। उस प्रेशर को बोला जाता है क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे क्रिटिकल टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, एक क्रिटिकल वॉल्यूम वाला भी टर्म आता है, क्रिटिकल वॉल्यूम, VC। तो ये क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम उस गैस का होगा, उस वॉल्यूम को ही बोला जाता है, इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो इन सब का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं हम लोगों को देखना है, वो एक्चुअली डेरिवेशन होता है लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस वो फॉर्मूला ध्यान रखो। ठीक है, हम तीनों का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम का। ठीक है, तुम लोग को बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? ये क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला जो होता है, हेलो, Yes, sir. क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। ठीक है, 8A/27 RB। डेरिवेशन हम लोग को नहीं इसका है अपने सिलेबस में, बस फॉर्मूला, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला 8A/27 RB। यहाँ ए और बी का मतलब तो पता है ना तुम लोगों को? ए और बी क्या है? वंडरवाल कांस्टेंट है। अगर मान लो कहीं पे क्रिटिकल टेम्परेचर तुमको निकालना है तो तुमको ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, वो मत सोचो कि नहीं दिया रहेगा, ए और बी का तुमको वैल्यू दिया रहेगा। अगर फॉर्मूला याद है तो कैलकुलेट कर सकते हो। और आर क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या है? आर क्या हो जाएगा बताओ? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू तो तुम लोग को पता ही है। ये हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर, इसका वैल्यू होता है A/27B²। ठीक है, इसका फॉर्मूला है A/27B²। और क्रिटिकल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 3B। ठीक है, बस ये तीनों फॉर्मूला तुमको याद रखना है। क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर A/27B², क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम 3B सिंपली। याद रहेगा इतना? बोलो, याद रहेगा ये फॉर्मूलाज? रख पाओगे या नहीं याद? सर बोलो। सर इधर आर जूल पर मोल मिलेंगे। आर जूल पर मोल में नहीं लेंगे ना, आर का वैल्यू तो एटीएम लीटर, क्योंकि ए और बी का देख लेना। ए और बी का बेसिकली जो ए और बी का यूनिट तुम लोग को बता चुके हैं। ए और बी का यूनिट जो है वो मोल पर लीटर, ऐसे इसी फॉर्म में रहता है ना। तो मोल पर लीटर या इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आर का तो हम लोग वही वाला वैल्यू लेंगे ना, लीटर एटीएम वाला, याद है? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, क्योंकि ए और बी का तुमको वैल्यूज उसी यूनिट में दिया रहेगा। ए और बी का यूनिट ऑलरेडी वहां पे बता चुके हैं जहां ए और बी आया था। ठीक है, तो ए का यूनिट क्या था बता सकते हो तुम लोग? एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। हाँ, तो एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर में के फॉर्म में रहेगा। और तुम्हारा बी का यूनिट जो रहेगा वो वॉल्यूम बाय मोल होता है, मतलब लीटर पर मोल में रहेगा। तो अगर लीटर उस फॉर्म में दिया हुआ है तो आर का यही वाला वैल्यू यूज करोगे ना तुम, है ना? यस सर। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को। बस यहाँ तक अपना काम हो गया। तो बस मोर और लेस इतना ही है अपने सिलेबस में। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग को देखना नहीं है। डेरिवेशन एक्चुअली ये वेरियल इक्वेशन जो होता है ना, इसी से आता है।
ये अपने को अपने सिलेबस में है नहीं उसका वेरियल इक्वेशन उतना डिटेल में, ठीक है। तो इसलिए ये डेरिवेशन बस फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला से काम हो जाएगा हम ये लोगों का। बाइनोमियल का क्या जरूरत था? बाइनोमियल का एक्सप्रेशन जो होता है उसी की वजह से एक्सपैंड करते हैं, वो बस यूज होता है और वैसा एज सच कोई जरूरत नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं ना, यस सर। तो बस वो उस फॉर्म में इक्वेशन रहता है इसलिए हम पूछे, है ना। बस उसको एक्सपैंड करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना, उसी फॉर्म में हम लोग एक्सपैंड करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। बताएंगे इसको, बाद में बताएंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे कैसे होता है। हाँ एक और चीज इसमें, बॉयल्स टेम्परेचर एक छूट गया, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर भी लिख लो तुम लोग। बॉयल्स टेम्परेचर हम लोग किसको बोलते हैं ना, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस जो है ना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। समझ रहे हो बात? बॉयल्स टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? किस टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर? जिस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस। आइडियल गैस की तरह ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, डेफिनेशन लिख लेना। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका भी डेरिवेशन एक्चुअली वेरियल इक्वेशन से ही आता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। हर गैस द के लिए अलग होता है। टेम्परेचर एट विच, क्या? द हर गैस के लिए टेम्परेचर कौन एट से कौन विच सा टेम्परेचर होता है? रियल गैस स्टार्ट्स बिहेविंग, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, लाइक एन आइडियल गैस ओवर ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर। हाँ क्या कोई कुछ पूछ रहा था क्या? बोलो बोलो जल्दी, कोई बोल रहा था कुछ? यस सर। सर बॉयल टेम्परेचर हर गैस के लिए सेम रहता है कि डिफरेंट? नहीं नहीं, हर गैस के लिए अलग होगा ना। बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला जो होता है टेम्परेचर एट बॉयल्स, टीबी से डिनोट करते हैं इसको बॉयल्स टेम्परेचर को। ये ए बाय आर बी होता है, समझ रहे हो। तो ए और बी तो हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा ना, ए और बी का वैल्यू ऑल कांस्टेंट हर एक गैस के लिए सेम थोड़ी होगा। गैस चेंज होगा तो ए और बी का वैल्यू भी तो चेंज होगा, यस और नो। यस सर। यस सर। तो ये बॉयल्स टेम्परेचर का ये एक्सप्रेशन होता है, टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू ए बाय आर बी। यही टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस जो होता है ना वो आइडियल आइडियल कंडीशन या आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है ओवर ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर में, ठीक है। मतलब जेड का वैल्यू उसका जो होता है नियरली वन की तरफ टेंड करने लगता है, ठीक है। एग्जैक्टली वन नहीं हो जाता है, वो टेंडिंग टू वन होता है। लिमिट जैसा पढ़ते हो ना, टेंडिंग टू जीरो टेंडिंग टू वन, उस टाइप का सीन है। एग्जैक्टली हम लोग बात नहीं करते हैं। तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर का अगर तुमसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये ए बाय आर बी। ए हो गया वंडर, ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट है, बी गैस कांस्टेंट है, सॉरी आर गैस कांस्टेंट है। ए और बी हो गया वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स बचे हुए थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और तो इसमें कुछ नहीं है। सर हाँ बोलो। सर वेपर प्रेशर बता सकते हैं? वेपर प्रेशर क्या होता है ना, गैस मान लो जैसे कोई भी लिक्विड जो है जब गैस में बदलता है ना, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है।
इसमें लिक्विड है ना। अब मान लो इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको हीट करेंगे ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, बदलेगा नहीं वेपर में? बोलो, नीचे से यस अगर हम सर। लोग हीट, तो यहाँ पे क्या करता है ना, ये जो वेपर बना, इस लिक्विड का जो वेपर बना, अब एक्चुअली यहाँ पे प्रेशर, इस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर कौन अप्लाई करेगा? ये लिक्विड का वेपर ही तो अप्लाई करेगा, करेगा ना। हाँ सर। तो यही प्रेशर को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर, कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर बनता है, और वो वेपर जो है एक्चुअली गैसियस फेज ही है वो, और वो जो वॉल ऑफ द कंटेनर पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जो होता है ना, हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेट करते हैं इसको, तो एक टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, कि हम लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बाहर से यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, बाहर से यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे मान लेते हैं नियरली, हम लोग हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm एज्यूम करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है, अगर हम लोग सी लेवल पे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली अभी हैं, सी लेवल पे रहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नियरली कितना हम लोग एज्यूम करते हैं? 1 atm, है ना। तो जिस टेम्परेचर पे ये जो अंदर लिक्विड का वेपर प्रेशर है ना, वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, तो ये जिस टेम्परेचर पे होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? वो उस लिक्विड का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉइल होने लगेगा। समझ रहे हो बात? जैसे तुम लोग पढ़े होगे, वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, सी लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं, जहां पे अभी हम लोग हैं, तो वहां पे वाटर नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, यस और नो? यस सर। लेकिन जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं हम लोग, माउंटेन पे, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज या इंक्रीज? बता सकते हो? ये पढ़े होगे तुम लोग। हाइट पे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ेगा या घटेगा? ये बताओ तो। अरे बोलो भाई, ये नहीं पढ़े हो? सुने होगे ना, बॉइलिंग पॉइंट जैसे माउंटेन पे होता है, तो माउंटेन पे कोई मान लो माउंटेन रीजन में रहता है, तो वहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो 100 डिग्री से ज्यादा पे बॉयल करेगा या 100 डिग्री से कम पे ही बॉयल करने लगेगा? नहीं पढ़े हो तुम लोग ये चीज? नो सर। सर कम हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जैसे माउंटेन पे जाओगे ना, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं हम लोग, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है। तो माउंटेन पे जैसे मान लो वो 80 डिग्री पे ही शायद बॉईल करने लगे, और ज्यादा हाइट पे जाओगे तो 70 पे ही बॉईल करने लगेगा। समझ रहे हो? तो ये सीन होता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, कोई भी लिक्विड जो है बॉईल कब करेगा? जब उसका अंदर का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। तो जिस भी टेम्परेचर पे वो दोनों प्रेशर अगर आपस में इक्वल हो गया, तो उस टेम्परेचर पे हम लोग बोल देंगे कि वो लिक्विड बॉईल करने लगा। तो हम लोग जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होते जाता है? कम होते जाता है। यस सर। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम होते जाता है ना हाइट पे, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं ऊपर, वो थिन होते जाता है ना, ट्रोपोस्फियर। ऊपर जैसे जैसे आते हैं, पढ़े हो या नहीं? यस सर। ट्रोपोस्फियर में हम लोग आगे ऊपर मूव करते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है। तो अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर जो होता है, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे, तो वो एटमॉस्फेरिक लेयर जो होता है ना, वो थिन होते जाता है, एयर का लेयर थिन होते जाता है। तो जैसे जैसे एयर का लेयर थिन होते जाएगा ऊपर, तो ऑब्वियसली एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो हाइट पे, माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ऊपर से कम लग रहा होता है, तब नीचे से जो वेपर प्रेशर लगेगा वो अब कम ही टेम्परेचर पे उसके बराबर हो जाएगा ना। पहले अगर 1 atm था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हाई टेम्परेचर लग रहा था उतना प्रेशर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से बहुत कम हो गया ऊपर, तब कम ही टेम्परेचर पे वो दोनों प्रेशर, वेपर प्रेशर और ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा।
समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो यही एक्चुअली वेपर प्रेशर हम लोग इसी को बोलते हैं। ये जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है और वो वेपर जब प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर के वॉल पे, तो उसी प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, तो यहाँ तक हम लोग का मोर और लेस ये चैप्टर ओवर हो गया है। ठीक है, तुम लोग का कल ही टेस्ट है ना? केमिस्ट्री का हाँ ही है सर। सर? सिर्फ केमिस्ट्री का ही टेस्ट है? Yes, sir. तो तुम लोग का यहाँ तक आएगा। ठीक है, गैसेस स्टेट तक दे देंगे। क्या क्या सिलेबस है? गैसेस स्टेट होगा और केमिकल बॉन्डिंग विस्पर थ्योरी तक। केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी तक है ना? यस सर। और उसके बाद एक केमिकल वो भी है ना, पीरियोडिक टेबल भी तो है। यस सर। हाँ, तो यही तीनों चैप्टर रहेंगे मोस्टली। तो रियल गैसेस में देखो, न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज्यादा नहीं रहता, ये ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो देख लो, इस जिस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उतना हम बता चुके हैं। जैसे ये सब एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो तुम लोग एक बार देखोगे प्रीवियस ईयर में तो तुम लोग को दिख जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो देखना एक बार, तुम लोग को साफ साफ मिल जाएगा क्वेश्चन। अगर एक्सप्रेशन याद है तो वो तुरंत तुम मार्क कर दोगे, है ना? और देखो, और भी कुछ अगर तुम लोग को पूछना है तो। सर असाइनमेंट से डाउट था, कौन सा असाइनमेंट? मतलब मॉड्यूल से। बताओ क्या है। मॉड्यूल तुम लोग ग्रुप में भेजे थे ना? एक मिनट रुको, देखने दो। गैसेस स्टेट, हम्म, मिल गया। चलो बताओ पेज नंबर जल्दी बोलो। सर पेज 41। पेज नंबर 41। 41 का क्वेश्चन नंबर 16। 16। at 6 7 1 8 SO3 partially dissociated SO2 and O2. 1 liter of the equilibrium mixture weighs 0.94 gram under the above conditions. Determine the partial pressure of the constituent gases in the mixture. नहीं कर सकते हो? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था। 1 liter of the equilibrium mixture, ठीक है, वो वे करेगा 0.94 ग्राम अंडर द एबव कंडीशंस। ओके, ये एक्चुअली ऐसे हम लोग कर लेंगे। देखो, अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे तो फिर ये आसानी से बन जाएगा। जैसे SO3 है ना, SO3 ये डिसोसिएट कर रहा है किस में? SO2 गैस और O2 गैस में, इसी में कर रहा है। SO2 और O2 में। इसको पहले बैलेंस करो तुम लोग, बैलेंस करो फटाफट। यहाँ पे 2 पुट कर दें, यहाँ पे 2 पुट दें, हो गया बैलेंस क्या? हाँ सर हो तो गया। चलो अब देखो, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, पहले इसका मोल्स निकाल लेना तुम लोग। जो कंडीशंस दिए हुए हैं, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और आर का वैल्यू तुमको पता है, तो PV/RT से तुम लोग मोल्स निकाल लेना। आर का वैल्यू पता है तुम लोगों को, तो SO3 का इनिशियल मोल्स निकाल लोगे। अब इनिशियल मोल्स इसका पता चल जाएगा हमको,
n इनिशियल, तो जो भी आएगा, जैसे मान लो a आया, इसके बाद ये दोनों 0 0, इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो ये आसानी से बन जाएगा। अब n फाइनल क्या है, हम लोग फाइनल कंडीशन पे बात कर रहे हैं कि ये डिसोसिएट कर गया, या n इक्विलिब्रियम हम लोग बात करते हैं, तो a में मान लो कुछ x डिसोसिएट कर गया इसका, या 2x डिसोसिएट कर गया, तो ये अगर 2x डिसोसिएट करेगा तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा, और ये कितना बनेगा, x/2 बनेगा। तो टोटल मोल्स हमको इक्विलिब्रियम में पता चल जाएगा। तो ये अभी छोड़ देना, इक्विलिब्रियम इस तरह का लिखने हम बताएंगे केमिकल, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ऐसे लिखने बताएंगे कैसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तब फिर ये करोगे। तो एक्चुअली यहाँ हम बता दे रहे हैं कि ये ऐसे जब ब्रेक करके लिखोगे ना, a-2x, ठीक है, ये 2x बनेगा, ये एक्चुअली हम लोग कोफिशिएंट से कर रहे हैं, देख रहे हो। ये अगर मान लो इक्विलिब्रियम पे 2x डिसोसिएट कर गया, तो ये कितना बनेगा, 2x ही बनेगा, क्योंकि 2 से 2 मोल बनता है, तो 2x से 2x बनेगा। अब ये 2 से 1 बनता है ना, तो ये सॉरी x/2 नहीं होगा, ये x होगा ना। 2 से अगर 1 बनता है तो 2x से ये कितना बनेगा, x बनेगा, यस और नो। यस सर। तो यहाँ से हम लोग टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, इन सबको अगर जोड़ दोगे तो n टोटल एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आएगा, a-2x प्लस 2x और प्लस x, तो ये हो जाएगा a प्लस x। a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर चुके हैं, वो पहले वाले फॉर्मूले से a का वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल जाएगा, और इस मोल्स का हमको टोटल वेट पता है, टोटल मोल्स पता चल गया। अब इसका पता है हमको कि ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ये कितना कंटेन कर रहा है, 1 लीटर अगर इसका लेंगे हम लोग, तो ये 0.94 ग्राम वे कर रहा है ना। समझ रहे हो बात। हाँ सर। ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम बताएंगे तो फिर वहां से आसानी से बन जाएगा, इक्विलिब्रियम से रिलेट करके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तभी ये कर सकते हो, अभी रहने दो उसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको इसमें एक्सरसाइज में भी मिलेंगे जहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होगा। जैसे ग्राहम्स लॉ में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेट करके पूछा जाता है, तो वो सब अभी छोड़ देना, केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे। और बताओ। सर ग्राहम्स लॉ का 21 नंबर भी इसी से रिलेटेड है क्या? ग्राहम्स लॉ का 21 नंबर वही पेज नंबर 41 में ही, सर 42 में। 42 में तो नहीं नहीं, 21 नंबर तो बन जाना चाहिए। The gaseous mixture consists of CH4O2 and SO2 in the weight ratio of इतना. The mixture was then allowed to fuse through a small or definite temperature. अरे ये क्यों नहीं बना, यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो किसी भी गैस का अगर हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन, है ना, तो यहाँ पे प्रेशर तो चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, हर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस लिए हैं तो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर लेना होगा, यस और नो। यस सर। तो पार्शियल प्रेशर और क्या आता था बताओ, जब पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लोग लिखते थे तो कैसे लिखते थे एक्सप्रेशन, आर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, आर इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग P/√m। नहीं कर सकते हो, तुमको यहाँ पे एक्चुअली वेट का रेशियो दिया गया है, तो वेट के रेशियो से उसका मोलर रेशियो निकाल सकते हो तुम लोग। जैसे मान लो CH4 का हम लोग एज्यूम कर लें, चलो 4x हो गया, और O2 का 2x एज्यूम कर लिया वेट, और SO2 का हो गया हमारा, SO2 का कितना हो गया, x हो गया, है ना। हम एक हिंट दे दे रहे हैं कैसे बनाना है। CH4 का 4x है, O2 का 2x है, और SO2 का, अच्छा क्वेश्चन है ये, x है, ये इसका वेट का रेशियो है। अब इसका अगर तुम वेट बाय मोलर वेट अगर कर दोगे तो इसका मोल्स का रेशियो आ जाएगा। यस सर।
मोल्स का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। अब मोल्स का रेशियो अगर आ गया तो पार्शियल प्रेशर CH4 का कैसे निकालेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 और N2 क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर। यस और नो? हाँ सर। टोटल प्रेशर तो तीनों के केस में बराबर होगा। यस। तो यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? उसका मोल का रेशियो तुम लोग निकाल लोगे। ये 4x, इसका मोल्स ऑफ CH4 क्या आ गया, यहाँ से कर लेना। ये 4x बाय CH4 का मोलर मास कितना है तुम्हारा? 16। इसके यस। बाद मोल्स ऑफ O2 कर लोगे 2x बाय 32, और मोल्स ऑफ SO2 कर लोगे x बाय 64। समझ रहे हो बात? तब x मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 क्या आ जाएगा? 4x बाय 16। यहाँ पे देखो बाय फोर एन एक्स टोटल। बाय एन टोटल सबको ऐड कर देना। ये मोल फ्रैक्शन CH4 का आ गया, यहाँ से CH4 का मोल फ्रैक्शन आ गया। इसको अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 लिखने के लिए क्या करोगे तुम? मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इंटू टोटल प्रेशर। इसी तरह मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर इसी तरह तुम लोग O2 का निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर SO2 का निकाल लोगे, कर लोगे? ये सर SO2 हो इंटू जाएगा। टोटल। अब यहाँ पे इसमें देखो R, अब रेशियो ले लेना RCH4 बाय RO2। क्या कर लेंगे हम लोग? पार्शियल प्रेशर यहाँ पे CH4 बाय पार्शियल प्रेशर O2, और यहाँ पे मोलर वेट का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो मोलर वेट O2 का ऊपर चला जाएगा, मोलर वेट CH4 का आ जाएगा। यस सर। यहाँ से रेट ऑफ इफ्यूजन तुमको मिलेगा, CH4 और O2 का मिलेगा। इसी तरह तुम O2 और SO2 का निकाल सकते हो, और उसके बाद तीनों का कर लोगे ना? हाँ सर हो जाएगा। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका एक शॉर्ट फॉर्म में, इस क्वेश्चन को अगर छोटा करना रहता तो तुमको डायरेक्ट मोल का रेशियो दे देता। वहां पे वेट का रेशियो दिया है तो 2-3 स्टेप बढ़ गया है। वेट को हम लोग फिर मोल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। अगर डायरेक्टली मोल का रेशियो दे देता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना रहेगा तो डायरेक्टली मोल का रेशियो दे देगा वहां पे, है ना? तो उससे क्वेश्चन 2-3 स्टेप रिड्यूस हो जाएगा फिर। समझ रहे हो बात? यस सर। चलो। सर हाँ बोलो। सर एक यूडियोमेट्री करके सेक्शन है जिसमें अराउंड 7 क्वेश्चंस हैं सर, ये इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? यूट्रोमेट्री के क्वेश्चंस अभी रहने दो, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली केमिकल रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए, उसको रिलेट करते हैं हम लोग। मोल कॉन्सेप्ट का भी इसमें कुछ कुछ होता है, इसमें इसके क्वेश्चंस कराएंगे हम, ठीक है। अभी इसको रहने दो, इसको कराएंगे। थोड़ा सा इसका लेंदी होता है, मतलब पूरा लेंदी कैलकुलेशंस होता है। हम कुछ कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा देंगे, अभी इसको रहने दो। क्योंकि इसमें तुमको बहुत सारा रिएक्शंस पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्योंकि जब तक रिएक्शंस पता नहीं होगा तो फिर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कराएंगे, अभी इसको रहने दो जियोमेट्री को। सर बोलो। सर पेज 43 का क्वेश्चन नंबर 35। 43 क्वेश्चन नंबर 35। यस सर। At a certain temperature, the speed of 6 gaseous molecules in the container are इतना। Calculate the root mean square। इसमें क्या दिक्कत है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? जितना भी 6 स्पीड दिया हुआ है सबका स्क्वायर कर दो, उसके बाद 6 से डिवाइड कर दो, उसके बाद रूट ले लो। वही तो करते हैं रूट मीन स्क्वायर में। सर हम फॉर्मूला से चल गए थे। फॉर्मूला से तो ये दिया हुआ है ना, 6 मॉलिक्यूल्स का स्पीड दिया यस हुआ है, सर तो हम सब समझ सबका गए। पहले स्क्वायर करो, फिर 6 से डिवाइड करो, उसके बाद रूट ले लो। एवरेज में सिंपली क्या, सबको सम कर दो, डिवाइड बाय 6 यस कर सर। दो। सर हम्म। सर मेरा क्वेश्चन है। बोलो। क्वेश्चन है कि हाउ हाई अ कॉलम ऑफ एयर वुड बी नेसेसरी टू कॉज द बैरोमीटर टू रीड 76 सेंटीमीटर Hg if the atmosphere were of uniform density 12 kg per meter cube. The density of Hg is equal to 13.6 × 10⁻³ kg per meter cube.
क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया। बैरोमीटर का रीडिंग तुमको करना है? सर टेलीग्राम पे टाइप करके भेज दो। हाँ भेज दो। टाइप करोगे उतना लंबा क्वेश्चन तुम? सर एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बोलो। सर फोटो भेज दे रहे हो उसका बैच पे, ग्रुप पे? भेजो भेज। इसमें बुकलेट में नहीं है क्या वो? बताओ पेज नंबर अगर पता है तो। सर बुकलेट का नहीं है। हाँ चलो ठीक है, भेजो जल्दी भेजो। सर भेज दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ सर 35। A glass tumbler containing itna of air at is turned upside down and immersed in a water to a depth of itna. The air in the glass is compressed by the weight of itna. Calculate the volume in air in the glass assuming the temperature and pressure has not changed. तो इसको एक्चुअली देखो, हम लोग यहाँ पे प्रेशर इक्वेट करते हैं। तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली फिजिक्स में आते हैं, जहाँ पे हम लोग वो अभी तुम लोग ये पढ़े हो फ्लूइड मैकेनिक्स? नो सर। नहीं सर। मेनली ये फिजिक्स में आता है। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे इक्वेट करते हैं प्रेशर को, हम लोग दोनों साइड में इक्वेट कर देंगे। ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उन दोनों प्रेशर को इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में तुम लोग करोगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स होगा ना, एक चैप्टर है। हाँ। A glass tumbler containing 243 ml of air at itna is turned upside down and immersed in a water bath to a pressure of to a depth of the air in the glass is compressed by weight of water above it. Calculate the volume of air in the glass assuming the temperature and barometric pressure has not changed. हाँ, तो वहीं पे हम लोग प्रेशर इक्वेट करते हैं दोनों केस में। इनिशियल जो हम लोग कंडीशन लेते हैं और फाइनल कंडीशन, ठीक है, उसको इक्वेट करके सॉल्व करते हैं कि कितना वो लेंथ होता है, मतलब वॉल्यूम कितना होना चाहिए या लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे तुम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर का क्वेश्चंस होता है, जैसे मर्क्यूरी वाला लेवल वाला क्वेश्चंस पढ़े हो तुम लोग? ये जैसे तुम लोग 9th-10th में ये एक्चुअली रहता है ना एक टॉपिक, मर्क्यूरी का जो लेवल मेजर करते हैं हम लोग, कितना लेवल राइज किया है कितना डाउन गया है, उस टाइप के क्वेश्चंस किए हो न्यूमेरिकल? किए हो या नहीं बताओ? No, sir. नो सर। नहीं किए हो? हम्म। रुको, तब इस टाइप के क्वेश्चंस तब हम डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मर्क्यूरी वाले क्वेश्चंस हम लोग कुछ कुछ लेते हैं, उसमें कैसे सर एक होता और है। डाउट है। हाँ बताओ। फोटो भेज। सर वेरिफिकेशन करना था उसका, हमको लग रहा बुक में गलत दिया हुआ है। हाँ क्या है, भेजो। सर इसमें 39 का आंसर डी होगा ना? डी होना चाहिए ना? 39 का आंसर डी होना चाहिए। एक सेकंड। Consider a gaseous mixture of oxygen and nitrogen kept in a cylinder at room temperature. As compared to nitrogen molecule, the oxygen molecule will hit the wall of the cylinder with greater kinetic energy, smaller kinetic energy, smaller average speed, with smaller average speed and smaller kinetic energy. तो सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी हम जब डिस्कस कर रहे थे वहां पे सिंपली बता दिए थे काइनेटिक एनर्जी नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ पे डिपेंड करता है। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है क्या? नो सर। सर ये बताइए कि इसमें सर स्पीड तो कम होगा ना ऑक्सीजन का, क्योंकि वो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। एवरेज स्पीड कम होगा ना। एवरेज स्पीड तो इज सर इक्वल उसका टू क्या होता है, √8 RT/πm।
तो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑब्वियसली जिसका मोलर मास कम है उसका एवरेज स्पीड कम होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सर उसका स्पीड अगर ज्यादा कम हो रहा है तो सर काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला भी तो था, हाफ mv² जो है। तो वेलोसिटी एक का कम ज्यादा है तो फिर क्यों नहीं डिफरेंस आ रहा काइनेटिक एनर्जी में? वेलोसिटी कम ज्यादा कैसे हो रहा है? सर हम लोग काइनेटिक एनर्जी हम लोग एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को किससे रिलेट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी का तुमको एक्सप्रेशन पता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। हाँ, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली उससे डिराइव भी तो करके बताए थे तुम लोगों को, वो निकाले थे ना एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो तो 3/2 RT इक्वेशन भी तो आता है, k इज इक्वल टू 3/2 RT। हाँ सर। तो वहां से सिंपली तुम देख लो ना, वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तुम गैस कुछ भी ले लो, वो गैस के मोलर मास या नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा जब तक तुम टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। ठीक है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है क्या? काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन को हम लोग रीड करते हैं। तो टेम्परेचर जितना तुम हाई करोगे, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, गैस का जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? गैस का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि गैस का मोशन जो है, मतलब जैसे मान लो टेम्परेचर, अगर हीट किसी भी गैस को तुम हीट करते हो, तो हीट करते हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका मोशन क्या हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो एनर्जी डेवलप होता है मोशन की वजह से, उसी को तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम लोग, है ना। एनर्जी ड्यू टू डेवलप ड्यू टू मोशन, उसी को तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक उसके मोशन में, उसका जो विगरस मोशन हम लोग बोलते हैं, फास्ट मोशन, मतलब टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर दिए तो वो मोशन क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स का मूव करने का स्पीड फास्ट हो जाएगा ना पूरा, तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो उसका वो जो है मूवमेंट वो स्लो हो जाएगा, तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज कर जाता है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसको किससे रिलेट करते हैं, टेम्परेचर से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, बाकी अदर फैक्टर्स कुछ भी नहीं आता है उसमें, नेचर ऑफ द गैस पे वो डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हो बात? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एवरेज स्पीड भले ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी। सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। आंसर क्या दिया हुआ है? सर सी ही दिया हुआ, हमको लगा डी है क्योंकि सर नहीं, स्पीड घट गया तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है ना, हाफ mv², उससे हम सोचे कि काइनेटिक एनर्जी भी होगा फर्क। नहीं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो उससे हम लोग रिलेट करके वहां पे बोलते हैं। उसके नेचर ऑफ द गैस चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो लक्ष्य तुम क्वेश्चन भेजे हो, हेलो Yes, sir. लक्ष्य, सुन रहे हो? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हाँ, तो तुम्हारा क्या है, हाउ हाई ए कॉलम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड टू कॉज बैरोमीटर टू रीड इतना। ठीक है, तो तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे, रो जी एच। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, फॉर्मूला पढ़े हो? Yes, sir. यस सर। तो इससे नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. क्या तुम पूछते हो? डेंसिटी तुमको दिया गया है मर्क्यूरी का, हाँ. जी का वैल्यू पता है? यस और नो? बस यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट का बस ध्यान देखना। प्रेशर का वैल्यू रो जी एच, ये फॉर्मूला पढ़े हो या नहीं तुम लोग? Yes, पढ़े sir. हैं सर। कहाँ पढ़े हो, कौन से चैप्टर में? बस सुने थे. सर 9th में पढ़े थे सर। 9th में पढ़े थे? तो इसी में तो प्रेशर इक्वेट करने वाले हैं हम लोग,
इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो दो साइड प्रेशर रहता है तो प्रेशर हम लोग इक्वेट करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर नहीं किए हो तुम लोग? सर एक्चुअली ना सर वो डिलीट हो गया था पोर्शन, तो खाली ऊपर ऊपर ही रीडिंग मार रहे हैं। चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ऑडियोमेट्री वाले कुछ क्वेश्चंस अगर होते हैं तो वो कराते हैं, 2-3 क्वेश्चंस। उसके बाद ये डेंसिटी वाला कैसे हम लोग मेजर करते हैं, ये सब चीज भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। मतलब बेसिकली ज्यादा इसमें केमिस्ट्री में, ये एक्चुअली फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है। वहां पे ये क्या जाता है, ऑडियोमेट्री तो केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन ये जो फ्लूइड वाला तुम लोग पूछ रहे हो ना, प्रेशर चेंज कैसे करके हम लोग रिलेट करते हैं, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स में वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। तो देखते हैं अगर क्वेश्चन हमको मिलेगा केमिस्ट्री में, अगर प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा कुछ कुछ पहले। ये एक्चुअली सिलेबस में था केमिस्ट्री में, बहुत पहले जब सब्जेक्टिव होता था ना जेई का एग्जाम, तब उस समय ये सिलेबस में था। बहुत सारा पोर्शन हटाया गया, तो अभी अब ये सारा पोर्शन केमिस्ट्री में अब नहीं बचा है, ठीक है। इसलिए अभी के रिसेंट अगर क्वेश्चंस देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तुमको, है ना। पहले का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी मेनली ये फिजिक्स में चला गया है, ठीक है। तो दोनों जगह देने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए वो रिमूव कर दिया गया इधर से। तो अभी रिसेंट वाले तुम लोग क्वेश्चंस करो इसमें। हाँ, तुम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करते हो क्या? हम्म, बनाते हो प्रीवियस ईयर? नहीं बना रहे हो ना? हेलो? सर अभी तो बेसिक्स का 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। प्रीवियस ईयर भी एक बार बनाओ, जेई मेंस का एटलीस्ट बनाओ अभी, समझ रहे हो। जेई मेंस का भी एटलीस्ट बनाओ, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस थोड़ी ना होंगे। देखो उसमें मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। लास्ट में वो एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो एक बार एग्जाम वाले भी क्वेश्चंस करो ना, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, वो सब क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है ना कि जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो बन रहे हैं मेरे से, तो अलग कॉन्फिडेंस आता है उसमें। हाँ, तो एक बार सर जेई मेंस, हाँ बोलो। सर जेई मेंस वाले में तो अराउंड 95 क्वेश्चंस है पूरा मिला के। अरे ठीक है, तो 95 पूरे चैप्टर का मिला के है ना। हम बोल रहे हैं जिस जिस टॉपिक का जैसे करते जा रहे हो तुम लोग, अगर साथ में ही करते जाते तो वो तो हो जाता। एक बार क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस तो सिमिलर होते हैं, मतलब सिमिलर फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, उसमें वैल्यू सिर्फ चेंज होता है। तो सारे क्वेश्चंस जो जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उसको छोड़ते जाओ, जो जो अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाओ, समझ रहे हो। मतलब हम ये बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ताकि आइडिया लगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो बन रहा है या नहीं मेरे से, वो इनफैक्ट मैटर करता है ना। बात समझ रहे हो। यस सर। तो वो इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करते जाओ, अगर टाइम मिल रहा है, क्योंकि तुम लोग के पास तो काफी टाइम है, अभी बाद में भी कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में करते जाओगे तो एक आइडिया रहेगा तुमको पूरे चैप्टर का कि इस चैप्टर में मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो तुमको ये भी पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, मतलब किस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे, अगर चैप्टर के साथ ही सॉल्व करते जाओगे तो वो सब आइडिया तुम्हारे ध्यान में रहेगा, तो वो सब मार्क करके रख सकते हो ना, कि बाद में जब रिवाइज करोगे तो उस पोर्शन पे तुम ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो वो सब तो तुमको वर्कआउट करना होगा ना, ठीक है। एक बार ट्राई करो, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना ट्राई करो, एटलीस्ट यही मेंस का ही बनाओ अभी, ठीक है। एडवांस वाले में तो छोड़ देना, अभी नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा वो। तो जेई मेंस का एटलीस्ट बनाओ अभी, एडवांस का बाद में करना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में पढ़े थे ना वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हाँ में, तो सर एक लाइन था उसमें कि हाँ डाइपोल 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 interaction energy between stationary polar molecules is proportional to 1 by r cube, and that between rotating polar molecules is proportional to 1 by r to the power आर पे 6. 6, हाँ। सर इसमें रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स और स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है?
स्टेशनरी मतलब वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है उसका, वो फिक्स्ड है उसका पोजीशन। और रोटेशनरी मतलब जो रोटेट कर रहा है, मॉलिक्यूल घूमते जा रहा है, समझ रहे हो? तो वो चीज बोला गया। स्टेशनरी मतलब जो फिक्स्ड पोलर मॉलिक्यूल है ना, जो अपने पोजीशन से हिल नहीं रहा, फिक्स्ड है, तो उस केस में बोला गया है स्टेशनरी। और रोटेशनरी मॉलिक्यूल मतलब वो जो रोटेट कर रहा है, घूमते जा रहा है, तो उसकी वजह से। तो एक्चुअली बस वो ध्यान रखो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो क्यों होता है, कैसे आ रहा है, वो सब चीज हम लोग को नहीं रखना है तो इसमें। ठीक है, स्टेशनरी और रोटेशनरी का वही मतलब। स्टेशनरी मतलब वो फिक्स्ड मॉलिक्यूल के बारे में बात किया जा रहा है, मोशन नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। और रोटेशनरी मतलब वो रोटेट कर रहा है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. चलो तो इतना करो फिर। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं ऑडियोमेट्री वाले, ठीक है। वो सब जो जो नई पोर्शन करा है वो सब नहीं आएगा तुम लोग के टेस्ट में, जितना बताया है उतना ही आएगा, ठीक है ना? सर एक और Sir, क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर दो स्फीयर को कनेक्ट किया जाए, अगर दोनों अलग टेम्परेचर पे, प्रेशर भी अलग है, तो उस केस में केवल टेम्परेचर इक्वलाइज होगा कि प्रेशर दोनों एक साथ? दो गैसेस है ना, तो गैसेस के केस में तो प्रेशर इक्वेट होता है ना। वो दोनों जैसे ही उनको ओपन करोगे, इंटर मिक्स करोगे, तो कब तक वो मिक्स होते रहेगा, जब तक कि उन दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। प्रेशर इक्वलाइज होता है ना। टेम्परेचर फ्लो नहीं होगा? टेम्परेचर कैसे होगा? गैस के केस में हम लोग मूवमेंट क्या बात करते हैं कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है, यस और नो? यस तो सर। गैस मेनली डिफ्यूज करता है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स को जैसे मान लो छोड़ दोगे तुम, दो गैस मॉलिक्यूल्स, तो आपस में डिफ्यूज करता है ना, वो इंटरमिक्सिंग होता है। कब तक वो इंटरमिक्सिंग होते रहेगा? जब तक कि दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक तो वो इंटरमिक्सिंग होते रहेगा ना। सर जैसे एक दोनों बार कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो नहीं इक्वलाइज होगा? टेम्परेचर इक्वलाइज नहीं होगा ना, टेम्परेचर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गैस का जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो सिर्फ, और गैस के केस में हम लोग डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना। जब तक वो प्रेशर डिफरेंस रहेगा तब तक गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे। जैसे ही एक बार प्रेशर डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब दोनों में अगर प्रेशर बराबर हो गया, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाएगा, समझ जाओ। तो वहाँ टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है हमको। गैस के केस में हम लोग क्या बात करते हैं, वो डिफ्यूजन, वो प्रोसेस जो होता है इंटरमिक्सिंग जो होता है, वो डिफ्यूजन से आता है, डिफ्यूजन बोलते हैं उसको हम लोग। और डिफ्यूजन मेनली किसका प्रोडक्ट, किससे रिलेट करते हैं हम लोग? प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही रिलेट करेंगे ना, यस और नो? यस सर। तो इसलिए वहाँ गैस के केस में वो प्रेशर इक्वलाइज करता है। जरूरी नहीं है टेम्परेचर सेम होगा, समझ रहे हो? टेम्परेचर हो सेम होगा या नहीं होगा वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब प्रेशर सेम हो जाएगा ये हम लोग बोल सकते हैं। जब प्रेशर जैसे ही एक बार बराबर हो गया, उसके बाद वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, डिफ्यूजन, ठीक है। यस सर। चलो, ठीक है, इतना करो तुम लोग, फिर आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। sir, thermodynamics. सर इक्विलिब्रियम यस और पूरा नो? करा देंगे, आयोनिक भी। हाँ, आयोनिक भी करा देंगे सर, केमिकल क्या आयोनिक बोल दोनों। रहे हो? सर इक्विलिब्रियम दो है ना, केमिकल और आयोनिक दोनों करा देंगे। नहीं नहीं, पहले केमिकल करेंगे उसके बाद आयोनिक, दोनों अलग अलग है ना। एक्चुअली इक्विलिब्रियम में ही दोनों आता है, तो पहले हम लोग केमिकल पढ़ेंगे उसके बाद आयोनिक पढ़ेंगे, ठीक है।
चलो इतना करो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। एंड कर रहे हैं।